Good morning, dear student. Welcome back to our online session. Today we will discuss about some important question. First question: Write the name of the longest. Write the name of the longest road made by Sher Shah Suri, which is still present. जिसका अस्तित्व मतलब शेर शाह सूरी के द्वारा जो रोड बनाई गई है जिसका अस्तित्व आज भी है, उसके बारे में आपको बताना है। उस रोड का नाम आपको बताना है, ठीक है। रेन टंग रोड, क्या नाम है? रेन टंग रोड। लॉन्गेस्ट भी है और ये प्रेजेंट टाइम में कहां से कहां तक है ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये प्रेजेंट जो बंगाल सोनार विलेज टू पेशावर प्रेजेंट पाकिस्तान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो हु सेड डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। जो ये वर्ड कहा गया है वो किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको ध्यान में रखना है, अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन, क्या लिखना है? अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर। टू एक्सपोर्ट राजस्थान प्रोडक्ट्स विच नियरेस्ट सी पोर्ट वुड यू सेलेक्ट, मतलब निर्यात के लिए इसको प्रोडक्शन जिसको हम उत्पादन जिसको हम कह सकते हैं, उत्पाद जिसको हम कह सकते हैं, उनको एक्सपोर्ट करने के लिए आप सबसे जो निकटवर्ती जो बंदरगाह उनमें से कौन से का आप क्या करोगे, चयन करोगे या चुनोगे। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, जो सबसे समीप जो सबसे पास जो अपना सी पोर्ट है वो है कांडला सी पोर्ट। कहां पर है? गुजरात के अंदर। कहां पर है? गुजरात के अंदर कांडला सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच एजेंसी कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया के अंदर उस संघ का आपको नाम बताना है जो राष्ट्रीय आय को काउंट करने का कार्य करती है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है सेंट्रल, क्या ध्यान में रखना है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम CSOB बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CSOB, STATISTICAL, स्टैटिस्टिकल सांख्यिकी जिसको हम बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संघ, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में जो नीति आयोग है उसका जो चेयरमैन अध्यक्ष है वो कौन है, उसका नाम आपसे पूछा है, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर होता है वो, इसका जो चेयरमैन है वो होता है, प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। इससे पहले आपको इसके बारे में एक और जानकारी रखनी है, इसका जो निर्माण कब हुआ, किसका?
नीति आयोग का 1 जनवरी 2015। ठीक है, एक और इवेंट इससे रिलेटेड वो आपको ध्यान में रखनी है कि नीति आयोग से पहले जो इस नीति आयोग का जो नाम था वो क्या था? योजना आयोग। ठीक है, आगे देखो, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया इसके द्वारा लिखी गई, उसके राइटर के बारे में आपको बताना है। Who wrote प्लांट इकोनॉमी ऑन इंडिया? तो आंसर आपको ध्यान रखना है एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। आगे देखो, इन्फ्लेशन के बारे में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्राइस इंक्रीज और इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति जिसको हम बोलते हैं, इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं? मुद्रास्फीति को बोलते हैं। ठीक है, इसको मुद्रास्फीति को। तो मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हो? ठीक है, मीन पूछा जा सकता है क्योंकि इस लेसन से वन वर्ड है, तो आपको मीन जो इन्फ्लेशन है इसका मीन आपको पता होना चाहिए। तो जनरल इंक्रीज इन प्राइस, जनरल इंक्रीज इन प्राइस which takes place as a result of measurability of currency as compared of goods। मतलब वस्तु की अपेक्षा स्थिति मजबूत होना किसकी? पैसे की। ठीक है, सामान्य कीमत से, सॉरी, सामान्य कीमत में, या फिर कह सकते हैं सामान्य कीमत स्तर में रेगुलरली क्या होना? वृद्धि होना। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम देखें तो आपको ध्यान में रखना है हु proposed द थ्योरी ऑफ विशियस सर्कल। विशियस सर्कल, दुष्चक्र जिसको हम कह सकते हैं, उसकी जो परिकल्पना है वो की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? वो आपको ध्यान में रखना है, रेगनॉर। क्या ध्यान में रखना है? रेगनॉर नायरेक्से, NERFCY, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज कॉल्ड हिडन अनएम्प्लॉयमेंट? छिपी हुई बेरोजगारी किसको बोलते हैं? ठीक है, मतलब कार्य तो कर रहा है लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोलते हैं? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन ए पर्सन सीम्स टू बी, मतलब एक व्यक्ति जब हमें दिखाई देता है टू बी एम्प्लॉयड, कार्यरत है, लेकिन परंतु हिज हर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, लेकिन उसके जो आउटपुट, जिसके जो रिजल्ट जिसको हम कह सकते हैं वो नगण्य है। मतलब कार्य में तो लगा हुआ है लेकिन उसका जो रिजल्ट है वो न के बराबर है। जैसे एग्जांपल एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर कार्य में मोस्टली एक एग्रीकल्चर क्षेत्र है और उसमें 4 सदस्य कार्य कर रहे हैं तो ही वो रिजल्ट प्राप्त हो रहा है, और 5 सदस्य कार्य करें तो भी वो ही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? हाइडन अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगार। ठीक है, अब देखो आपको दो इकोनॉमिक पावर किसके? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, राज्य विधान सभा के आपको बताने। किसके? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो दो आर्थिक जो शक्तियां, पावर जिसको हम कह सकते हैं, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले एनुअल ऑडिट, एनुअल ऑडिट, वार्षिक ऑडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा जो ब्यौरा वो तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है? किसके द्वारा तैयार किया जाता है? लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है किसके बारे में? इकोनॉमिक पावर के बारे में,
जो है किसके पास में, लेजिस्लेटिव असेंबली के पास में। एनुअल, ये रोक दे रोक दे रोक दे। एनुअल ऑडिट, एनुअल ऑडिट ऑफ इनकम, एनुअल ऑडिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। वार्षिक आय व्यय का जो लेखा जोखा है वो रखा जाता है किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। ठीक है, ये इकोनॉमिक पावर है इसका। ठीक है, इनकी परमिशन के बिना जो एनुअल बजट है, जो वार्षिक जो वित्त जिसको हम कह सकते हैं, वो पारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सेकंड इसके बारे में आपको ध्यान में रखना है, सेकंड पॉइंट, टू सैंक्शन मनी फॉर एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेशन फंड। जो संचित निधि होती है किसकी, राज्य की, जो राज्य की संचित निधि है उससे जो धन व्यय करने की जो स्वीकृति दी जाती है वो किसके द्वारा दी जाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ही दी जाती है। किसके द्वारा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा ही दी जाती है। ठीक है, ये दो इकोनॉमिक पावर है जो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें राइट फॉर मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो जल संरक्षण के लिए आपको चार जो तकनीक जो इसमें पूछी गई है, आप जो यह विधि पूछी गई है, वो आपको बतानी है कि राजस्थान में कौन कौन से तरीकों से जो जल है उसको संरक्षित किया जाता है, बचाया जाता है, या हार्वेस्ट किया जाता है, या फिर कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। या फिर यहीं से दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है, ट्रेडिशनल वाटर रिसोर्सेज, जो वर्ड है वो यहां पर आपको देखने को मिल सकता है, मतलब परंपरागत जल के स्रोत। ठीक है, उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, सेम इक्वेशन है, वो अलग नहीं है। और इसमें आपको ध्यान में रखना है कौन कौन से, सबसे पहले बावड़ी, सबसे पहले बावड़ी। ठीक है, सेकंड क्या ध्यान में रखोगे, नाडी, थर्ड टाका, फोर्थ जोहड़। ठीक है, ये ट्रेडिशनल भी इनको हम कह सकते हैं, या फिर जो हम बात करें तकनीकी, जो पुराने तौर तरीके किसको, जल को कलेक्ट करने की जो विधियां हैं वो इनके नाम है। ठीक है, तो ये सबसे इंपोर्टेंट है। वो मोस्टली जो डायरेक्शन है राजस्थान की वो कौन से पार्ट में हमें देखने को मिलता है, वेस्टर्न पार्ट, मतलब पश्चिमी राजस्थान जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, जो डेजर्ट क्षेत्र है, उसमें जो हमें जल के जो सोर्स है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसकी जो आकार के बारे में, जो साइज के बारे में बात करें तो स्क्वायर, सर्कुलर और रेक्टेंगुलर तीनों रूप में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कौन है, बावड़ी। के बाद में नाडी की बात करें तो नाडी किसके समान, एक पौंड के समान ही है। ठीक है, नाडी किसके है, इसके बारे में, नाडी के बारे में कह सकते हैं लाइक ए पौंड बट स्मॉलर इन द साइज, मतलब नाडी को हम एक छोटा तालाब भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो पौंड होता है इसकी अपेक्षा में थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, इसके अलावा टाका की बात करें तो 5-6 फीट का एक गहरा जो डीप जो गड्ढा जिसको हम कह सकते हैं, उसमें जल कलेक्ट करने की जो विधि होती है। ठीक है, इसके अलावा जोहड़, ये शेखावाटी क्षेत्र में है मोस्टली, इसके अलावा हरियाणा भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राइट द टाइप्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रोन अकॉर्डिंग टू सीजन्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। सीजन के अकॉर्डिंग आपको पूछा गया। देखो दो क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन से, सीजन के अकॉर्डिंग और यूजेज के अकॉर्डिंग। तो पहले हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर जो सीजन के अकॉर्डिंग जो क्रॉप्स है उनके बारे में आपको पूछा गया, कितने पार्टों में इसको हम डिवाइड करते हैं। ठीक है,
कितने पार्टों में करते हैं? 3 टाइप्स में। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। तो देखो, सबसे पहले सीजन बेस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो 3 टाइप्स। थ्री टाइप्स। फर्स्ट, खरीफ क्रॉप। फर्स्ट, खरीफ क्रॉप। सेकंड, रबी क्रॉप। थर्ड, जायद क्रॉप। थर्ड, जायद क्रॉप। सीजन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? सीजन के अकॉर्डिंग। 3 पार्टों में हमने इसका डिवाइडेशन किया, खरीफ, रबी एंड जायद। अब सबसे पहले इनमें आपको ध्यान में रखना है किसके बारे में? इनके टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम खरीफ के बारे में देखेंगे, इनके एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल भी क्वेश्चन के अंदर पूछे गए हैं आपको। तो खरीफ क्रॉप के अंदर आपको जो शोइंग टाइम, शोइंग मतलब बुआई करना, बोना, और हार्वेस्ट कटाई का जो टाइम, ये दोनों इसमें आपको ध्यान में रखने हैं। तो शोइंग टाइम आपको ध्यान में रखना है, शोइंग टाइम ध्यान में रखना है, और हार्वेस्ट टाइम है वो भी आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शोइंग टाइम में आप लिख सकते हो जून, ठीक है। और बात करें किसकी? हार्वेस्ट की। इसकी हार्वेस्ट की, कटाई की, मतलब इस फसल को काटा कब जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखें तो आप लिख सकते हो इसके बारे में, हार्वेस्ट है वो अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर टू नवंबर। ठीक है, इसके अलावा खरीफ क्रॉप में एग्जाम्पल देखें, मिलेट। क्या ध्यान में रखना है? मिलेट, राइस, मेज, पीनट। ठीक है, राइस, मेज, मिलेट, राइस, मेज, मिलेट, पीनट। ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल है। वापस से हम रिपीट करें तो रबी क्रॉप्स में आपको ध्यान में रखना है शोइंग टाइम, शोइंग टाइम अक्टूबर नवंबर। ठीक है, कौन सा होगा? शोइंग टाइम अक्टूबर नवंबर। ठीक है, बात करें हार्वेस्ट की तो मार्च अप्रैल। मार्च अप्रैल। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो रबी क्रॉप में आपको ध्यान में रखना है वो वीट, ग्राम, वीट, ग्राम। इसके अलावा आप इसमें लिख सकते हो मस्टर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल नेक्स्ट हम बात करें जायद क्रॉप की, हार्वेस्ट, शोइंग। एग्जाम्पल, तो शोइंग टाइम फरवरी मार्च। शोइंग टाइम कब हो जाएगा? फरवरी टू मार्च। हार्वेस्ट हो जाएगा, हार्वेस्ट टाइम इसका हो जाएगा जून जुलाई। क्या हो जाएगा? जून जुलाई। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल देखो आप, वाटरमेलन कर सकते हो, ककम्बर कर सकते हो,
ठीक है, ये इनके एग्जाम्पल हो गए। तो ये थे सीजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान में जो रखना आपको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, देखो इसमें पूछा गया आपको कि व्हाट आर फ्यूल एनर्जी मिनरल, ऊर्जा खनिज क्या है, इनके बारे में पूछा गया है। इनके अलावा राइट द नेम ऑफ पेट्रोलियम रिच रीजन्स इन इंडिया, मतलब उन क्षेत्रों के नाम बताने आपको जहां पर बड़ी मात्रा में हमें जो पेट्रोलियम या एनर्जी के जो सोर्स है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एनर्जी मिनरल किसको बोलते हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, किसको, एनर्जी मिनरल को। ठीक है, एनर्जी मिनरल को ध्यान में रखना है। तो देखो इसमें सबसे पहले एनर्जी मिनरल्स होते क्या है वो आपको ध्यान में रखना है। एनर्जी मिनरल, ठीक है, एनर्जी मिनरल, ठीक है। एनर्जी मिनरल की बात करें तो किसको बोलते हैं, ये आपको ध्यान में रखना सबसे पहले। मतलब वो सोर्स जिनसे हम क्या प्राप्त करें, हीट, एनर्जी, उनको हम क्या कहेंगे, एनर्जी मिनरल्स कहेंगे। ठीक है, दोज मिनरल्स विच प्रोवाइड हीट और एनर्जी, दोज मिनरल्स विच प्रोवाइड हीट और एनर्जी, हीट और एनर्जी टू अस आर कॉल्ड एनर्जी मिनरल्स, उनको हम क्या कहेंगे, मतलब जिनसे हम हीट प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, हीट प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सॉरी क्या प्राप्त करते हैं, हीट प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, हीट प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे, एनर्जी मिनरल कहेंगे। इसके बाद में इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो इंपोर्टेंट स्टेट है, मतलब इंपोर्टेंट जो क्षेत्र है जहां से हम ये एनर्जी मिनरल को प्राप्त करते हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आसाम, क्या ध्यान में रखना है, आसाम। ठीक है, सेकंड आपको ध्यान में रखना है वेस्ट बंगाल, क्या ध्यान में रखना है, वेस्ट बंगाल ध्यान में रखना है। थर्ड ध्यान में रखना है ओडिशा, क्या ध्यान में रखना है, ओडिशा। और अरबियन सी, अरबियन सी भी आप लिख सकते हो जिसमें बॉम्बे वाला जो चित्र है वो आता है, लिख सकते हो इसमें आप अरब सी, इसमें आप लिख सकते हो जो बॉम्बे वाला पोर्शन है वो। ठीक है, इसके अलावा एक वो लिख सकते हो आप इसमें राजस्थान। ठीक है, अब आसाम के जो प्रोमिनेंट जो प्लेस, प्रोमिनेंट जो क्षेत्र उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है। तो आसाम में ब्रह्मपुत्र वैली एंड सुरमा वैली। ठीक है, कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्र वैली एंड सुरमा वैली, मतलब दोनों घाटियों वाले क्षेत्र हैं, तो कहां पर है, आसाम के अंदर है। ठीक है, वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो डेल्टा हमें देखने को मिलता है सुंदरबन डेल्टा, कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, जहां से हमें एनर्जी मिनरल्स वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हम बात करें किसकी, ओडिशा की, तो वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है वहां से हमें जो एनर्जी मिनरल, जो पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है वहां से हमें जो मिनरल एनर्जी मिनरल्स है वो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अरब सी से बात करें तो इसमें केवल एक प्रोमिनेंट जो पहले जो प्रोमिनेंट जो स्टेट का जो एक क्षेत्र है कौन सा, बॉम्बे हाई वाला। ठीक है, वहां से हमें ये एनर्जी मिनरल देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें किसकी, राजस्थान की, तो राजस्थान के कौन कौन से जो
डिस्ट्रिक्ट है जहां से हम प्राप्त करते हैं क्या, एनर्जी मिनरल्स। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखने हैं, जैसलमेर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, और इसके अलावा हमें गंगानगर में भी जो एनर्जी मिनरल्स प्राप्त होने के जो इंडिकेट है, वो जो संकेत हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है डेफिनेशन इसकी, एनर्जी मिनरल्स की। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको प्रोमिनेंट जो स्टेट, और स्टेट में भी उनके जो डिस्ट्रिक्ट है उनके नाम आपको मैंने बता दिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स वुड यू सेलेक्ट टू एस्टैब्लिश कॉटन फैब्रिक इंडस्ट्री इन इंडिया एंड वाई? कौन सा जो राज्य आप सेलेक्ट करोगे, चुनोगे, किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। किसके लिए? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। ठीक है, और क्यों चुनोगे? दोनों पूछे कि सबसे पहले आप इंडिया में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कौन से स्टेट जो राज्य उसको आप चुनोगे और क्यों चुनोगे। ठीक है, देखो आगे। तो सबसे पहले हम चुनेंगे कौन कौन से स्टेट को। तो स्टेट के नाम आपको ध्यान में रखने हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल और राजस्थान। ठीक है, क्यों चुनोगे? क्योंकि यहां से हम इजीली अवेलेबल, मतलब आसानी से हमें प्राप्त हो जाते हैं क्या, कॉटन। ठीक है, और साथ में स्पेस्ड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, साथ में स्पेस लेबर, या फिर कह सकते हैं प्लेंटी ऑफ अवेलेबल लेबर, प्रचुर मात्रा में, बड़ी मात्रा में हमें यहाँ पर आसानी से जो लेबर है वो भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉपुलेशन ग्रोथ? राइट इट्स टू रीजन। जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हो, और इसके पीछे जो दो कारण है वो आपको बताने हैं। तो पॉपुलेशन ग्रोथ किसको बोलते हैं? इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल ऑफ ए कंट्री और स्टेट और प्लेस, तीनों लिख सकते हो आप इसमें, स्टेट, नेशन या फिर प्लेस, इन ए डेफिनेट टाइम पीरियड, एक निश्चित समय में, एक राष्ट्र में, एक राज्य में, या फिर एक स्थान पर जो वृद्धि हुई है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ के नाम से जानते हैं। इसके पीछे जो रीजन है, इसके जनसंख्या वृद्धि के, किसके? जनसंख्या वृद्धि के, वो आपको ध्यान में रखने हैं। रीजन्स, सीधा वन वर्ड यहां से पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है हाई बर्थ रेट, हाई बर्थ रेट फर्स्ट। ठीक है, सेकंड आपको इसमें ध्यान में रखना है डिक्लाइन इन डेथ रेट, डिक्लाइन इन डेथ रेट। ये दो मुख्य कारण है किसके? पॉपुलेशन ग्रोथ के। किसके? पॉपुलेशन ग्रोथ के। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रोड सेफ्टी के बारे में एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपको ध्यान से देखना है। suggest 4 measures to prevent road accident, suggest 4 measures, suggest 4 measures to prevent road accident, रोड एक्सीडेंट को रोकने के लिए, रोड जो दुर्घटनाएं हैं उनको रोकने के लिए तो 4 सुझाव है वो आपसे पूछे गए हैं, ध्यान में रखना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, obey the rules of, obey the rules of
obey the rules of road while moving on it, while moving on it. First point, obey the rules of road while moving on it. क्या करना चाहिए जब हम चल रहे होते हैं किस पे, रोड पे, तब हमें ओबे मतलब मानना चाहिए किनको, रोड्स के जो रूल्स होते हैं उनको, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इसमें आपको ध्यान में रखना है, नेवर ड्राइव व्हीकल, नेवर ड्राइव व्हीकल, नेवर ड्राइव व्हीकल आफ्टर टेकिंग एल्कोहल, आफ्टर टेकिंग एल्कोहल। एल्कोहल, ठीक है। थर्ड पॉइंट ध्यान में रखना है, व्हीकल शुड रिमेन विद इन स्पीड लिमिट, निश्चित स्पीड में ही ड्राइव करना चाहिए। नेक्स्ट लास्ट, यूज सीट बेल्ट इन कार एंड हेलमेट ऑन टू व्हीलर्स, ठीक है। क्या करना चाहिए, यूज सीट बेल्ट, क्या करना चाहिए, सीट बेल्ट यूज करना चाहिए किसमें, इन कार, या फिर हम लिख सकते हैं फोर व्हीलर, ठीक है। और टू व्हीलर में क्या ध्यान में रखना है, हेलमेट, क्या ध्यान में रखना है, हेलमेट। एंड हेलमेट ऑन टू व्हीलर, ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको, क्योंकि रोड सेफ्टी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, डिस्क्राइब एनी फोर मेजर्स एडॉप्टेड बाय यू फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व्हाइल वर्किंग एज चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। अगर आप नगर पालिका के अध्यक्ष हो तो ठोस कचरा जो निस्तारण या प्रबंध जिसको हम कह सकते हैं, उनको किस तरीके से आप सही करोगे या वहां से हटाओगे, ठीक है। सैनिटेशन से एक क्वेश्चन आता है अपना, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या क्या कर सकते हो आप, सबसे पहले वेस्ट रिडक्शन, वेस्ट रिसाइकल, क्या कर सकते हो। इसके अलावा कर सकते हो आप वेस्ट कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल। नेक्स्ट आप कर सकते हो वेस्ट इनिशिएशन ऑफ या फिर बर्निंग वेस्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, तो एक स्ट्रगल के बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ महाराणा प्रताप स्ट्रगल अगेंस्ट द मुगल्स। बैटल ऑफ हल्दीघाटी है इसमें, तो आपको ध्यान में रखना है। तो मैं बता देता हूं, सबसे पहले इसका जन्म कब, 28 फरवरी 1527, सॉरी डेथ नहीं है, आफ्टर द डेथ ऑफ महाराणा, मतलब जो महाराणा था इससे पहले कौन था, वो उदय सिंह था। उसकी डेथ के बाद में गोकुंदा ऑन 28 फरवरी 1527, 28 फरवरी 1527 को फेडरल लॉर्ड्स ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़ एंड थ्रोन 32 इयर्स ओल्ड महाराणा प्रताप ऑफ महाराणा इन मेवाड़, मतलब राजाभिषेक किया गया था इसका 32 वर्ष की एज में
कब? 27 फरवरी को। ठीक है, ध्यान में रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट इवेंट देखिए इसके बारे में, तो आपको ध्यान में रखना है कि ये रेगुलरली संघर्ष करता रहा किनसे? मुगलों से। क्यों? क्योंकि यह दिन था, या जो सॉवरेनिटी जिसको हम कह सकते हैं, इसको इसने एक्सेप्ट नहीं की थी। ठीक है, इसके लिए जो उस समय मुगल रूलर था, एम्परर था, जिसका नाम था अकबर, और एट लास्ट उसके द्वारा 4 जो सैन्य ग्रुप वो भेजे गए थे, जिनके नेम आपको ध्यान में रखने हैं। कब भेजे गए वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो चारों व्यक्तियों के नेम आपको बता देता हूं। सबसे पहले जलाल खां, कब? नवंबर 1572। दूसरा मानसिंह, जून 73। नेक्स्ट भगवान दास, सितंबर 73। नेक्स्ट और लास्ट टोडरमल, दिसंबर 1573। ठीक है, तो फर्स्ट भेजा गया 1572, कब? नवंबर। किसको? जलाल खां। ठीक है, सेकंड जून 1573 भगवान दास, सॉरी मानसिंह। थर्ड सितंबर 1573 भगवान दास। अब आएगा और लास्ट जो भेजा गया वो दिसंबर 1573 टोडरमल। ठीक है, तो मंथ याद रखो तो रख लेना, वरना सॉरी, लेकिन जो ईयर है वो आपको कंप्लीटली ध्यान में रखनी है। फर्स्ट था वो 72 में, और सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों 73 में। और किस किस को भेजेंगे ये भी आपको ध्यान में रखना, क्योंकि जब ये बैटल पूछा जाएगा तो कंप्लीटली इसके बारे में आपको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपको ध्यान में रखना इसके बारे में कि जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी है कब हमें देखने को मिलता है, किस किस के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो 1576 महाराणा प्रताप बिटवीन मुगल कमांडर मानसिंह। रिजल्ट ध्यान में रखना है, तो इनडिसिजिव कह सकते हैं इसको, अनिर्णायक भी कह सकते हैं, मतलब जिसका कोई निर्णय नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि जो अकबर है वो चाहता था क्या? अकबर वांटेड टू गेट महाराणा प्रताप अलाइव, मतलब जीवित उसको पकड़ना चाहता था, और या फिर कहें तो और डेथ, जिंदा या फिर मृत। लेकिन बट ही कुड नॉट, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। और एट लास्ट अकबर के द्वारा फिर से जो कुछ ग्रुप है वो भेजे गए 1577 में, 1579 में। दोनों ध्यान में रखना है, 1577 और 79 अकबर स्वयं गया था। इसके बाद में हम बात करें, कछवाहा रूलर को भेजा जाता लास्ट में। ठीक है, और एट लास्ट जो महाराणा प्रताप उसके लाइफ के लास्ट डेज में जो चावंड है इसको ये अपनी कैपिटल बनाता है, और यहीं पर इसकी हमें डेथ वो देखने को मिलती है। ठीक है, कब? 1590
1867, ठीक है। और कहे तो इसके बारे में कि ही पास अवे एज एन इंडिपेंडेंट किंग, मतलब स्वतंत्र रूलर के रूप में उसकी क्या होती है, मृत्यु होती है, मतलब उसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ये छोटी छोटी बातें हैं तो आपको ध्यान में रखनी है। किसके बारे में, बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बारे में, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। कि व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगन इन इंग्लैंड, कि जो औद्योगिक क्रांति है वो इंग्लैंड से स्टार्ट की हुई, ठीक है। और इसके पीछे आपको एनी फोर रीजंस, मतलब 4 जो कारण है वो आपको बताने हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है इसके बारे में, वो रखना है द ह्यूज कॉलोनियल ह्यूज द ह्यूज कॉलोनियल एम्पायर, द ह्यूज कॉलोनियल एम्पायर ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। बड़ा साम्राज्य होना, उपनिवेश, कॉलोनियल मतलब उपनिवेश होना, किसके पास में, इंग्लैंड के पास में। फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। कब, 18th सेंचुरी के अंदर, मतलब जो मोस्टली जो कंट्रीज थे कब 18th सेंचुरी के अंदर उन पर जो कंट्रोल उस समय था वो किसका था, इंग्लैंड के नियंत्रण में थे वो, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि इंग्लैंड हैड एस्टैब्लिश ए लार्ज कॉलोनियल एम्पायर टुवर्ड्स द एंड ऑफ 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंत तक एक बड़े उपनिवेश के रूप में ये जो राष्ट्र को स्थापित कर चुका था या उनको अपने कंट्रोल में ले चुका था। दीज मार्केट्स वर अवेलेबल फॉर द कंज्यूमशन एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसके लिए उनको जो मार्केट की जो समस्या थी वो इजीली क्या हो जाती थी, सोल्व हो जाती थी। इसलिए ये जो क्रांति वो कहां से स्टार्ट होती है, इंग्लैंड से स्टार्ट होती है, ठीक है। सेकंड हम देखें पॉइंट इसका, तो आपको ध्यान में रखना कौन सा, कि द माइंस ऑफ आयरन, द माइंस ऑफ आयरन, जो खान है किसकी, आयरन की और कोल की, एंड कोयले की, द माइंस ऑफ आयरन एंड कोल वर क्वाइट नियर, कोल वर क्वाइट नियर, जो खदानें किसकी, आयरन की और कोल की, वो बिल्कुल निकट पास में सटे हुए क्षेत्रों में होना, कहां पर, इंग्लैंड के अंदर। तो इसमें आप लिख सकते हो द आयरन एंड कोल माइंस वर क्लोज टू ईच अदर इन इंग्लैंड, इट हेल्प्स इन मेटरली एंड प्रोडक्शन ऑफ प्योर आयरन, आयरन वाज नीडेड फॉर मेकिंग मशीन्स। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, तीसरे पॉइंट की बात करें, मतलब औद्योगिक क्रांति स्टार्ट होने के पीछे जो कारण पूछे जा रहे हैं, सेकंड इसमें आपको ध्यान में रखना कि आयरन और कोल है वो निकटवर्ती क्षेत्र से इजीली प्राप्त हो जाता था। अब दोनों की आवश्यकता है, क्यों, आयरन जो मोस्टली मशीनों में, कोल उनको एनर्जी प्राप्त प्रदान करने में, अगर क्रांति होगी तो उनके लिए हमें आवश्यकता होगी किसकी, टेक्नोलॉजी की, टेक्निकल की, ठीक है, मशीन्स की, और उनके लिए हमें आवश्यकता होगी किसकी, आयरन की, और उनके माध्यम से उन मशीनों को संचालन करने के लिए हमें आवश्यकता होगी किसकी, कोल की, कोयले की, ठीक है। और ये दोनों ही इजीली अवेलेबल थे कहां पर, इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। तीसरा पॉइंट हम देखें तो आपको ध्यान में रखना है अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, कैपिटल पूंजी, पैसे जिसको हम कह सकते हैं, राजधानी नहीं इसका मीन्स, ठीक है। तो स्थिति थी किसकी, 18वीं सेंचुरी के अंदर जो इंग्लैंड की, वो बिल्कुल सुदृढ़ थी, अच्छी थी, जिसके कारण जो औद्योगिक क्रांति है वो स्टार्ट होती है कहां से, इंग्लैंड से। नेक्स्ट हम बात करें तो वहां पर हमें अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, उपलब्धता किन की, चीप लेबर की,
इजीली हमें वहां से जो लेबर है वो प्राप्त हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि उस समय सबसे बड़ा उपनिवेश था, सबसे जो ज्यादा उपनिवेश थे वो किसके कंट्रोल में थे? इंग्लैंड के कंट्रोल में थे। और एट लास्ट वहां से वो इनको लेबर को आसानी से इंग्लैंड ले जाया जा सकता। ठीक है, ये चार बिल्कुल इजी इजी पॉइंट बताए हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो इसमें कि व्हाट कंडीशन आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन कौन सी जो कंडीशंस, जो परिस्थितियां बहुत जरूरी है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तीन ही क्वेश्चन बनते हैं इस लेसन से, आपको तीनों ध्यान में रखने हैं, मेरिट, डिमेरिट और एसेंशियल कंडीशंस ऑफ सक्सेसफुल ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसमें हम देखें सबसे पहले एजुकेटेड एंड अवेयर पीपल, एजुकेटेड एंड अवेयर पीपल। सेकंड आपको इसमें ध्यान में रखना है पीस इनसाइड द सिस्टम, आंतरिक शांति जिसको हम कह सकते हैं। थर्ड, लोकतंत्र की सफलता के लिए आपको तो ध्यान में रखना है, वो कौन सा पॉइंट ध्यान में रखना है? वो ध्यान में रखना है कैपेबल एंड लॉयल पॉलिटिकल लीडर्स, योग्य और लॉयल राष्ट्र हित के लिए जो कार्य करने वाले जो लीडर्स हैं वो होने चाहिए। इसकी सफलता के लिए, लोकतंत्र की सफलता के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो आर्थिक स्थिति, मतलब स्ट्रॉन्ग नेशनल इकोनॉमी, जो आर्थिक स्थिति है किसकी? उस राष्ट्र की जहां पर लोकतंत्र है, वो भी होना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, इंडियन इकोनॉमी इज ए डेवलपिंग इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। कैसी बताई गई है? डेवलपिंग इकोनॉमी इसको बताया गया है। ठीक है, तो इसकी भी आपको जो इंपोर्टेंट पॉइंट है, मतलब चार जो पॉइंट है वो आपको बताने हैं। ठीक है, ध्यान में रखना, कंटिन्यूअस एंड रैपिड ग्रोथ इन नेशनल इकोनॉमी, मतलब एवरल, बिना रुके, लगातार इसमें अर्थव्यवस्था में क्या होना? विकास होना। पहला पॉइंट तो यही है। ठीक है, सेकंड पॉइंट की हम बात करें तो चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी, जो स्ट्रक्चर है इसका, इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का, जो अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उसमें हमें चेंज देखने को मिला। पहले लोग कंप्लीटली डिपेंड, निर्भर थे किस पर? एग्रीकल्चर पर। ठीक है, और आज हम देखें तो कंप्लीटली जो मोस्टली जो इनकम का जो सोर्स है, या फिर जीडीपी में की जो रेट देखें तो सर्विस सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, या फिर तृतीय सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, उस पर डिपेंड है, उस पर निर्भर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है डेवलपिंग में, वो ध्यान में रखना है लार्ज एंड रैपिडली ग्रोइंग सर्विस सेक्टर, तीव्र गति से विकास, बड़ी मात्रा में विकास, किसमें? सर्विस सेक्टर में। ठीक है, कौन से सेक्टर में? सेवा जो क्षेत्र है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की हम बात करें, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की बात करें, इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुधार किसमें? आर्थिक व सामाजिक संरचना में। ठीक है, ये चार इंपोर्टेंट जो पॉइंट थे किसके? डेवलपिंग जो इकोनॉमी है किसकी? इंडिया की, उसकी। और नेक्स्ट हम बात करें अंडर डेवलप्ड, कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है कि इंडियन इकोनॉमी इज एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डेवलपिंग नहीं, अंडर डेवलप्ड भी आ सकता है। तो आपको इसमें जस्ट इसके क्या करना है? अपोजिट करना है। सबसे पहले आपको लिखना है लो पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति जो आय है वो क्या होना? बहुत ही कम होना। क्या होना? प्रति व्यक्ति आय वो बहुत ही कम होना। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन की जो गुणवत्ता वो कैसी है? निम्न है। यहाँ पर जो हमें संकेत करती है किसकी ओर? कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था वो पिछड़ी हुई है, मतलब अंडर डेवलप्ड है, मतलब विकसित नहीं है। इसके अलावा प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, समस्या किसकी? निर्धनता की, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, वो भी आपको ध्यान में रखनी है, जो इंडिकेट करती है किसकी? किसकी ओर? कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था क्या है? अंडर डेवलप्ड है। और लास्ट फोर्थ पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो सबसे बड़ी समस्या है। समस्या किसकी? बेरोजगारी। ठीक है, जो इंडिकेट करती है किसकी ओर? कि भारतीय अर्थव्यवस्था वो क्या है? अंडर डेवलप्ड है, मतलब अविकसित है, अभी विकास भी नहीं कर रही है, मतलब डेवलपिंग भी नहीं। तो दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, और नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।